गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इसको आप कह सकते हैं जनसंख्या का जो है व्यवसायिक संगठन के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं क्या है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या 3 वर्गों में बांटा जाता। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिकों की कैटेगरी के अंदर रखा जाता। 3 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप करते हैं याद तो हम हो सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। ठीक है, मुख्य श्रमिक कौन से होते हैं? जो मुख्य रूप से क्या 183 दिन से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको क्या मुख्य श्रमिकों की कैटेगरी में रखा जाता है। लगभग 183 दिन वो काम करते हैं, उससे ज़्यादा की बात करेंगे सॉरी। यदि वो 183 दिन से कम करते हैं तो उनको क्या है सीमांत श्रमिकों की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और जो बिल्कुल ही काम नहीं करते उनको अश्रमिकों की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। यदि हम मुख्य रूप से देखें 2011 के अनुसार लगभग 39.8%, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का, जो आगे बेरोजगार और रोजगार प्राप्त लोगों को बड़ी संख्या की होने की संभावना की ओर इशारा करता है। देखो, यदि हम बात करें भारत के अंदर जो श्रमिक हैं, जिसमें हमने बात की है कि चाहे हमारे लिए क्या है वो श्रमिक, जो मुख्य श्रमिक हैं चाहे वो सीमांत श्रमिक हैं, उनका जो परसेंटेज है 40% के आसपास है। यानी कि हम जनसंख्या 2 तरीके से बांट लेते हैं कि भी एक जो है कार्यशील जनसंख्या और एक आश्रित जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या हमारे लिए रहेगी वो 15 से लेकर 59 साल का जो समय है, ये जिस एज के रहेंगे उसको हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। जबकि 0 से 14 और हमारी 59 साल से ऊपर की जो है हम बात करते हैं जो उम्र के हैं उसको क्या कहा जाता है, इसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। अब ये जो परसेंटेज है आश्रित का वो सबसे ज़्यादा है, 60% देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर खाने वाले ज़्यादा हैं और जबकि कमाने वाले आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको इंगित करता है कि भी आने वाला समय भी इसी प्रकार से रहेगा कि जो अगर संख्या, एक और तरीका है जैसे 0 से 14 साल का जो समय रहेगा, अगर उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आगे आने वाले समस्या में आपको देखने को मिलेगा कि भी रोज़गार की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि ये बहुत सारा ग्रुप है जो 14 साल के आसपास है, वो 1 या 2 4 या 5 साल के बाद क्या है वो वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। तो वहाँ पर रोज़गार उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक रहेगा। उसके बाद है कि भाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 40% है, दमन दीव में लगभग 50% के आसपास है। श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रतिभागिता दर ऊँची देखने को मिलेगी। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न सत्रों में जनसंख्या में स्वाभाविकता ऊँची होती है, क्योंकि निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए नए कामगारों की जरूरत पड़ती है। देखो, यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहभागिता दर क्या होती है। जो कुल पॉपुलेशन होती है उसमें जो है हम बात करते हैं कि भी कितने प्रतिशत जो है लोग मतलब क्या कार्य करने वाले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, श्रम की जो है प्रतिभागिता दर के नाम से जाना जाता है अभी। उसके बाद अब भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन देखेंगे। वास्तव में अर्थ किसी भी व्यक्ति, खेती, विनिर्माण, व्यापार, हमने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार की हम या 5 प्रकार की हमने आर्थिक क्रियाओं को बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी और क्विनरी। तो उसमें जो भी कार्य में वो जो लोग लगे हैं उसको व्यावसायिक संगठन के नाम से जाना जाता है अभी। समाज का समाज विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिका फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार का आधार बन जाती हैं। हालांकि जो समाज है हम प्राकृतिक रूप से देखें तो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, फिर हमारे ट्रांसजेंडर हैं, हम 3 प्रकार से इनको डिफाइन करते हैं। लेकिन समाज किस प्रकार से इनको देखता है वो ही कारण बनता है कि भी जो है एक विशेष प्रकार के जो है ग्रुप है, जैसे महिलाओं का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उनके साथ भेदभाव होना, उनको अलग रखना, उनका बहिष्कार करना, वो समाज के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पर समाज की सोच किस प्रकार से है। हो सकता है जैसे कि हमने बात की है कि भी एक विशेष प्रकार का ग्रुप ले लेते हैं जिसमें पुरुष भी हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, वाइट के आधार पर वो भेदभाव किया जा सकता है, तो उनका विचारों का बहिष्कार किया जाता है, उनके बाद अलगाव कर दिया जाता है, उनको मतलब अलग समझा जाता है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या रहेगी। देखो, ये तो सिंपल सी बात है, अगर समस्याएं इस प्रकार की हैं तो उनको देश को वो गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में संज्ञान में लिया था।
यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्तप्राय है। सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के अवसर सभी को मिले, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभावों का, बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा सकता, वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव को होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान भी चलाया अभी। उसके बाद यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारी, या फिर आप कह सकते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने क्या कि एक विचार दिया है और ये बिल्कुल सही भी है। जब तक आप क्या सभी प्रकार के जो है जेंडर्स हैं, जिसमें मेल, फीमेल और जो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको इकट्ठा लेकर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सबको समान अवसर नहीं देंगे, तो उस देश को क्या विकास होना बहुत ही मुश्किल है। हम और उस देश को हम सभ्य नहीं कह सकते। यानी कि हम ये माने, जैसे कि हमारे समाज की बात देख लें कि भी हमने क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान क्यों चलाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि भी हमारे देश के अंदर क्या जो महिलाएं होती हैं या फिर लड़कियां होती हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी क्या दयनीय है, तो हमने उसको सुधारना पड़ेगा। तो हमारी सरकार ने भी क्या इसके लिए अलग से प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन एक बात तो सिंपल सी है, शिक्षा चाहे रोज़गार हो, चाहे भी राजनीति में अवसर हो, सभी को क्या वेतन की बात है या फिर कोई भी काम, कोई भी कार्य है तो सबको समान दृष्टि से ही करना चाहिए। ये नहीं कि भी एक कार्य को करने में जैसे महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा कम पैसे मिल रहे हैं और उसी काम को करने में पुरुष को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के भेदभाव का होना बहुत ही मतलब क्या बहुत ही गलत है। और हम ये नहीं कह सकते कि वो समाज है जो आपका वो सही आपका चल सकता है। आगे की ओर है, व्यावसायिक क्रिया में लगे होने से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। यदि हम मानचित्र को देखेंगे, यहाँ पर कहीं दिखाया होगा ज़रूर, तो ये दिखाया गया है कि जो कुल श्रमिकों की संख्या है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में ज़्यादा है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में आपके जो अनुपात है वो आपको कम देखने को मिला है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.5% कृषक और कृषि मजदूर, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे होते हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं। और जो घरेलू उद्योगों, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक रहेगी भाई। ठीक है, देखो ये तो हमें भी पता है इस चीज़ के बारे में। हालांकि ये जो लास्ट सेक्टर है ना, तृतीयक, आज इस सेक्टर के अंदर जो बदलाव ज़रूर होता चला गया कि यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या अब वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। वरना क्या है कि भाई मुख्य तौर पर हमारी जो है पुरुष जो है पॉपुलेशन वो क्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम प्रेफरेंस देते हैं कि भाई महिलाएं हमारा घर का काम करें और जो पुरुष है हमारा बाहर का कार्य करें। तो वे जो हम बात कर रहे थे ना, अभी भी इस प्रकार की सोच है वो समाज में नहीं होनी चाहिए, वो घातक होती है भाई। उसके बाद हमारे लिए जो है ये श्रमजीवी जनसंख्या होती है कि भी कौन कौन जो लोग है कार्य करते हैं, तो उसको हम 4 वर्गों में बांटते हैं। एक तो कृषक होते हैं, एक कृषि के ऊपर जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, जो डिपेंड होते हैं, उसको कृषि मजदूर बोला जाता है। उसके बाद होते हैं घरेलू की में औद्योगिक जो होते हैं, औद्योगिक संस्थान होते हैं, तो वहाँ पर जो श्रमिक कार्य करते हैं। और बाकी जो बच गए वो अलग से कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, फोर्थ में भाई। महिलाएं श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत श्रम है अधिक है। यद्यपि कुछ वर्षों में महिलाओं को द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता सुधार में है। और जो तृतीयक सेक्टर है प्रॉपर वे में वो क्या है आज के समय में महिलाओं के लिए क्या बेस हो गया, और वहाँ पर महिलाओं की संख्या वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर और श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ रही है और श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण हुआ, बिल्कुल भी ये जायज़ बात है। बिल्कुल हमें भी ये देखने को मिलता है कि भी आज के समय में जो है हम जो लोग थे भी हम मानते थे कि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा तौर पर जो प्राथमिक क्रियाकलाप में भी कृषि में जो हमारा जो परसेंटेज होता था, लगभग हम मानते थे कि भी 65% के आसपास जो पॉपुलेशन है
वो लगी हुई है, लेकिन आज के समय में आंकड़ा घटकर वो 55% के आसपास आ गया। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये सेक्टरल चेंज है, यानी कि सेक्टर जो प्राथमिक के अंदर लगे हुए थे, अब वो क्या धीरे धीरे क्या अब ये जिन्होंने छोड़ा मान लीजिए 10%, वो कहीं ना कहीं गए, या तो वो द्वितीयक में गए हैं फिर वो तृतीयक में गए हैं, तो इसको क्या है सेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, सेक्टरल स्थानांतरण की संज्ञा दी जाती है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम भागीदारी दर की स्थानिक विभिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार राज्य और उड़ीसा, ये देखो वही बात है, यहाँ पर क्या ये एक वो देखने को मिलेगा, डिफ्रेंशिएट आपको बताया जाएगा कि भी अलग अलग राज्य में अभी आंकड़ा भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा अगर व्यावसायिक संगठन की बात होगी तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछी जाएगी कि भी जो आपने बताना कि प्राथमिक क्रियाकलापों में हमारा जैसे कृषि शामिल होती है, पशुपालन होता है, खनन कागारी होता है, पशुपालन हमने बात की थी, लकड़ियों को काटना वगैरह शामिल होता है, तो इसमें क्या प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर उसको बोला जाता है। और उसके बाद आपको ये परसेंटेज लिखना पड़ेगा कि भी इतने परसेंट की जो जनसंख्या हमारी वो हमारे प्राथमिक में लगी है। फिर द्वितीयक में बताएंगे उद्योगों का है, तृतीयक में फिर आप बताएंगे कि भी हमारी सेवाएँ शामिल होती हैं। तो ये सिर्फ 2 ही नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अभी। बस भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको बार बार पढ़ते रहें। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था कि भी इसके अंदर से आपके पूछे जाएंगे। भी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद हम देखते हैं आप तक काम पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमें अब +1 का भी स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो कोशिश रहेगी हम आपको थोड़ा थोड़ा काम आपको ज़रूर भेजें, 1-2 दिन तो